हेलो फ्रेंड्स, आज हम चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 5 गुल्म चिकित्सा पढ़ेंगे। इस अध्याय में पितृवत्सरण्य यह शब्द आचार्य पुनर्वसु के लिए प्रयुक्त हुआ है। गुल्म के निदान में बताया गया है विट श्लेष्म पित्त अति परिसाव अर्थात मल श्लेष्म पित्त के अधिक स्राव से मिथ्या प्रतिकर्मणा विचेष्टिता व विषम अति मात्रम अर्थात वमन विरेचन आदि चिकित्सा कर्म का विपरीत क्रम सेवन से मिथ्या प्रतिकर्मणा विचेष्टिता व अर्थात शारीरिक चेष्टाओं का विषमति मात्रम अर्थात शारीरिक चेष्टाओं का विषम रूप से अधिक मात्रा में सेवन करने से गुल्म उत्पन्न होता है। गुल्म की संप्राप्ति में कहा गया है निदान सेवन से वात कुपित होकर कफ पित्त को कुपित कर उत्सों में अवरोध कर हृदय नाभि पार्श उदर तथा बस्ती में शूल उत्पन्न करती है तथा गुल्म का लक्षण है स्पर्शोपलभ्य। यह स्पर्श के द्वारा जानी जाती है। गुल्म के 5 स्थान है बस्ती नाभि हृदय तथा 2 पार्श्व। बस्तो च नाभ्याम हृदि पार्श्वयोः वा स्थानानि गुल्मस्य भवन्ति पंचात्मकस्य प्रभवं तु तस्य वक्ष्यामि लिंगानि चिकित्सितं च। वात गुल्म के निदान रुक्ष अनपान विषमति मात्रा में भोजन विचेष्टिता वेग रोकना शोक तथा अभिघात सभी वात गुल्म के हेतु। वात गुल्म के लक्षण है स्थान संस्थान रुजा विकल्पम अर्थात जिस गुल्म का स्थान एक न हो अर्थात कभी एक स्थान पर तथा कभी दूसरे स्थान पर रोग की प्रतीति हो। शिशिर ज्वर अर्थ है इसका शीत लगकर ज्वर का आना। करोति जीर्ण अभ्यधिकम प्रकोपम भुक्ते मृदुत्वम समुपेति यश्च अर्थात भोजन के जीर्ण होने पर जिसका प्रकोप होता है तथा भोजन करने के बाद जो मृदु अर्थात जिसके लक्षणों में कमी आ जाती है, ये वात गुल्म के लक्षण हैं। पित्त गुल्म के निदान कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण उष्ण विदाही रुक्ष क्रोध आर्कहुताशेवा मध्य आम अभिघात। आर्कहुताशेवा का अर्थ है बहुत देर तक धूप में बैठना तथा देर तक अग्नि का तापना। आम अभिघात आम दोष के बढ़ जाने से तथा अभिघात से भी पित्त गुल्म की उत्पत्ति होती है। ये सभी पित्त गुल्म के निदान बताए गए हैं। पित्त गुल्म के लक्षण हैं वदन अंगराग अर्थात मुख और शरीर का रक्त होना। स्पर्श असह अर्थात जिस गुल्म में स्पर्श करने पर तीव्र वेदना होती है। पित्तज गुल्म के लक्षण बताए गए हैं। कफज और सन्निपातज गुल्म के कारण शीत गुरु स्निग्ध तथा शारीरिक चेष्टाओं का न करना, अधिक मात्रा में तृप्तिकारक भोजन व दिवा स्वप्न सभी कफज और सन्निपातज गुल्म के कारण बताए गए हैं। सन्निपातज गुल्म में जो भी वातज पित्तज कफज गुल्म के कारण बताए गए हैं वे सभी सन्निपातज गुल्म अर्थात नीचे गुल्म करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कफज गुल्म के रूप कफज गुल्म के लक्षण है शीत ज्वर शैत्य अर्थात शरीर का शीतल होना। कठिन उन्नत्व अर्थात कठिन और ऊंचा होना। द्विदोषज गुल्म के लक्षण है परस्पर जिन दोषों से जिस गुल्म की उत्पत्ति होती है उन दोषों के लक्षण की प्रधानता। त्रिदोषज गुल्म के लक्षण है महारुजम अर्थात तीव्र वेदना, अस्मवत उन्नतम अर्थात पत्थर के समान कठिनता, शीघ्र विदाही अर्थात विदाह को प्राप्त होने वाला, मन शरीर अग्नि बलाप हरिणम अर्थात मन शरीर बल अग्नि
तथा बल को नष्ट करने वाला तथा त्रिदोषज गुल्म असाध्य बताया गया है। रक्तज गुल्म के लक्षण, रक्तज गुल्म के लक्षण बताए गए हैं। यह स्पंदते पीड़िते, अर्थात जो गुल्म पिंड के रूप में देर तक स्पंदन करता है। न अंगे चिरात सशूलम समगर्भ लिंगम, अर्थात जिसमें हाथ पैर आदि अंगों की फरकाहट न होती हो तथा इस गुल्म की चिकित्सा मासे व्यतीते 10 में चिकित्सा, अर्थात 10 मास के पश्चात की जाती है। वातज गुल्म की चिकित्सा, वातज गुल्म की चिकित्सा में बताया गया है स्नेहादि समुपाचरित, अर्थात सर्वप्रथम स्नेहों द्वारा इसकी चिकित्सा की जानी चाहिए। वात गुल्म की चिकित्सा में स्नेहन तथा स्वेदन का अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहा गया है स्निग्धस्य भीषजा स्वेद कर्तव्य गुल्म शांत है, अर्थात स्नेह पूर्वक स्वेदन करने से वातज गुल्म अवश्य शांत होता है तथा स्निग्धस्य स्वेदो गुल्म उपहति, अर्थात स्नेहन पूर्वक स्वेदन देने से वात गुल्म नष्ट होता है। यहाँ कहा गया है स्नेहपानम हिते गुल्म विशेषण ऊर्ध्व नाभिजे पक्वाशय गते बस्ती उभयम जठराश्रय, अर्थात यदि नाभि के ऊर्ध्व भाग में गुल्म उत्पन्न हो तो स्नेहपान हितकर होता है तथा पक्वाशय में यदि गुल्म उत्पन्न हो तो बस्ती किया जाना चाहिए, एवं यदि जठर प्रदेश में उत्पन्न हुआ हो तो बस्ती और स्नेहपान दोनों ही हितकारी होते हैं। दीप्त अग्नो वातिके गुल्मे विबंधे अनिल वर्चसे बृहण अन्न पानानि स्निग्ध उष्ण प्रयोजयेत्, वातिक गुल्म में बृहण का प्रयोग करना चाहिए। यदि वात और मल का विबंध हो तथा अग्नि दीप्त हो तो स्निग्ध और उष्ण और बृहण अन्नपान का प्रयोग वातिक गुल्म में किया जाना चाहिए। वातिक गुल्म में पुनः पुनः स्नेहपान तथा निरूह अनुवासन बस्ती का प्रयोग करने का निर्देश है। पुनः पुनः स्नेहपानम निरूहा स अनुवासनम, तथा वातिक गुल्म में कफ और पित्त की रक्षा करते हुए चिकित्सा की जानी चाहिए। कफ पित्त अनुरक्षिणा अदावंते च मध्य च मारुतम परिरक्षिता, तथा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गुल्म का आरंभक प्रधान रूप से वात ही होता है। यदि वह कुपित हो जाएगा तब गुल्म का अच्छा होना कठिन हो जाएगा, अतः प्रत्येक अवस्था में वायु की रक्षा करनी चाहिए। वात गुल्म में वमन, वात गुल्म में वमन ऐसे रोगी में करनी चाहिए जिसमें कफ बढ़कर अग्नि को नष्ट कर रहा हो, उसमें वमन देना चाहिए। वात गुल्म में विरेचन, वात गुल्म में विरेचन तब देना चाहिए जब पित्त बढ़कर शरीर में संताप उत्पन्न कर रहा हो तथा वात गुल्म में रक्तावशेषण का निर्देश भी आचार्य ने किया है। छिन्न मूलम विदहयन्ते न गुल्म यान्ति च क्षयम रक्तम ही व्यामलता चाति तच्च न अस्ति न च अस्ति रुक। यह महत्वपूर्ण लाइन है, इसे याद रखना चाहिए। यह सिद्धांत है रक्त मोक्षण कैसे गुल्म को नष्ट करता है। गुल्म में रक्त मोक्षण करने से गुल्म का मूल ही नष्ट हो जाता है, अतः गुल्म में विदाह नहीं हो पाता और गुल्म नष्ट हो जाता है, यह याद रखना चाहिए। रक्त मोक्षण के पश्चात किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए? जांगल मांस रस का प्रयोग तथा सर्पीपान किया जाना चाहिए, सर्पी अभ्यसित पुनः, तथा यदि गुल्म में विदाह उत्पन्न हो गया हो तो उसमें शस्त्र कर्म का निर्देश आचार्य ने किया है। यदि गुल्मो विदहयत शस्त्रम तत्र विसग जितम। अपक्व गुल्म के लक्षण, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना चाहिए। गुरु कठिन संस्थान गूढ़ मास अंतर आश्रय अविवर्ण स्थिर चेव ही अपक्व गुल्म उच्यते। पच्यमान गुल्म के लक्षण, पच्यमान गुल्म का लक्षण है दाहशूल अति संक्षोभ स्वप्ननाश अरति ज्वरे। विदह्यमान जानियात गुल्मम तम उप
नाहियेत, अर्थात इस प्रकार के पच्यमान गुल्म में उपनाह का प्रयोग करना चाहिए। अभ्यंतर पच्यमान गुल्म का लक्षण क्या है? अभ्यंतर पच्यमान गुल्म का लक्षण है हृदय कोण शून्यता अंतस्थे बहिस्थे पार्श्व निगति, अर्थात हृदय प्रदेश और उदर प्रदेश में शोथ, बहिर्भाग के पच्यमान गुल्म में शोथ बाहर पार्श्व में निकला होता है। अंतर्भाग में पच्यमान गुल्म में गुल्म प्रदेश, हृदय प्रदेश और उदर प्रदेश में शोथ। यह पच्यमान गुल्म के दो भेद हम मान सकते हैं, एक अंतर्भाग में होना पच्यमान गुल्म का तथा एक बाह्य भाग में होना। जब अंतर्भाग में होता है तो हृदय और उदर प्रदेश में शोथ, हृदय कोण शून्यता अंतस्थे, तथा यदि बाह्य भाग में हुआ है तो पार्श्व निर्गति, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है जैसे गुल्म पार्श्व में निकला हुआ हो। यह अत्यंत आवश्यक है, इसे याद रखना चाहिए। जब आभ्यंतर गुल्म पक जाता है तो ऊर्ध्व मार्ग से वमन द्वारा तथा अधो मार्ग से मल द्वारा निवृत्त होता है। ऐसी अवस्था में पूय को रोकना नहीं चाहिए तथा हितकारी अनुपान देनी चाहिए और 10 अथवा 12 दिन तक पूय को निकलते देना रहना चाहिए ताकि दोष निकल जाए, तथा उसके पश्चात तिक्त द्रव्य द्वारा सिद्ध घृत का मधु में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पान सर्पिषा सविशोधनम शुद्धस्य तिक्तम सशोधनम प्रयोग सर्पी इष्यते, तथा उसके पश्चात कफज गुल्म की चिकित्सा बताई जाएगी। कफज गुल्म की चिकित्सा में प्रारंभ में लंघन करना चाहिए, कुर्यात लंघनम आदितम। कफज गुल्म में वमन का निर्देश, जिस कफ गुल्म में अग्नि मंद हो उसमें वमन देना चाहिए, मंद अग्नि वेदना। कफज गुल्म में विलयन का निर्देश, यदि कफ गुल्म में अनाह और मलबंध के साथ कठिन और उन्नत गुल्म हो तो प्रारंभ में स्वेदन देकर गुल्म का विलयन करना चाहिए। स अना सविबंधम च गुल्म कठिन उन्नतम। कफ गुल्म में क्षार और घृत का प्रयोग करना चाहिए। कफ गुल्मी पिबेत काले सक्षारम कटुकम घृतम, अर्थात क्षार और कटु द्रव्य शोषित घृत का पान करना चाहिए। कफज गुल्म में दशमूल के क्वाथ में स्नेह मिलाकर बस्ती द्वारा शोधन करना चाहिए। सस्नेह बस्ती भी व अपि शोध्येद दशमूली के। कफ गुल्म में क्षार प्रयोग का निर्देश भी दिया गया है। किस प्रकार के कफ गुल्म में क्षार का प्रयोग करना चाहिए? कृत मूलम महावास्तु कठिनम स्तिमितम गुरम, अर्थात जो दृढ़ मूल हो तथा जिसका स्थान गंभीर हो, कठिन स्तिमित, ऐसे लक्षण युक्त कफज गुल्म में क्षार का प्रयोग करना चाहिए, तथा क्षार के साथ साथ अरिष्ट और अग्निकर्म का प्रयोग भी किया जा सकता है। क्षार का प्रयोग रोगी के बल दोष प्रमाण को देखकर करना चाहिए। कहा ही गया है बल दोष प्रमाण गया क्षारम गुल्म प्रयोजयित। क्षार का प्रयोग के बारे में एक विशेष निर्देश दिया गया है, एकांतरम द्वयंतरम व त्रयम विश्रम्य व पुनः, अर्थात एक दिन या 2 दिन या 3 दिन के अंतर से क्षार का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात क्षार का प्रयोग नित्य नहीं करना है, 1 दिन अथवा 2 दिन अथवा 3 दिन छोड़कर क्षार का प्रयोग करना चाहिए। क्षार की निरुक्ति यहाँ बताई गई है, छीत्वा छीत्वा आस्यात् क्षारः शरणात् क्षारति यथा। यह विशेष रूप से याद रखना चाहिए। तथा कफ गुल्म में मार्ग अर्थात स्रोतों में अवरोध उत्पन्न होता है, स्रोतों की शुद्धि के लिए अरिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। मार्ग शुद्धि अरिष्ट अर्थम अरिष्ट कफ गुल्मी नाम। कफज गुल्म में दाह कर्म तथा रक्त मोक्षण का निर्देश। किस प्रकार के कफ गुल्म में रक्त मोक्षण देना चाहिए? महावास्तु अर्थात जिसका मूल दृढ़ हो और वो शांत ना हो, इस प्रकार के कफज गुल्म में रक्त मोक्षण देना चाहिए। यदि रक्त मोक्षण से भी ठीक ना हो तो लोहा आदि को गर्म कर उसे दग्ध
करना चाहिए। सर लोहादि भी फिरता तथा गुल्म में अग्निकर्म आदि का के द्वारा चिकित्सा धन्वंतरी संप्रदाय के चिकित्सकों का है, इसलिए आचार्य ने कहा है दाहे धन्वंतरी याणाम अत्रामपि भिषजाबलम तथा क्षार का प्रयोग क्षारतंत्र विद्य को करना चाहिए। क्षार प्रयोगे भिषजाम क्षारतंत्र विदा बलम। यह रेफरेंस पूछा जा सकता है। तृष्णाधिघृत का रोगाधिकार वातज गुल्म है तथा तृष्णाधिघृत अपर इसका भी रोगाधिकार वातज गुल्म है। हिंगु संवत्सलाद घृत का रोगाधिकार भी वातज गुल्म है तथा इसे सूल अनाह भी इससे नष्ट होते हैं। कहा भी गया है सूल अनाह हरम सर्पी दधि चा अनिल गुल्मी नाम इति हिंगु संवत्सलाद घृतम। हिंगु संवत्सलाद घृत को दधि के साथ सेवन करना चाहिए तथा यह सूल और अनाह दोनों को नष्ट करता है और वातिक गुल्म इसका रोगाधिकार है। पुष्पाद घृत का रोगाधिकार भी वातज गुल्म ही। पिपलियाद घृत के बारे में कहा गया है सदो वात गुल्म व्योपहोति अर्थात वात गुल्म को सद तुरंत नष्ट करता है तथा यह योनिसूल शिरासूल अर्श तथा विषम ज्वर में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। वातिक गुल्म में अनुपान है कोल दाड़िम धर्माम्बु सुरा मंड अम्ल कांजिक अर्थात बेर का स्वरस अनार का स्वरस धर्माम्बु यानी गर्म जल सुरामंड अम्ल कांजी का प्रयोग किया जा सकता है। हिंगवादी चूर्ण और गुटिका वात कफज गुल्म में दिया जाना चाहिए तथा यदि गुल्म में वेदना उत्पन्न हो तो मतुलंग स्वरस हिंगू दाड़िम विड़ सेंधव सुरामंड पातव्यम वात गुल्म रुजापहम अर्थात बिजोरा नींबू का रस घी में भुनी हींग खट्टे अनार दाना का रस विड़ नमक सेंधा नमक इन सब को सुरामंड के साथ पीने से वात गुल्म की वेदना शांत होती है। विड़ लवण के बारे में कहा जाता है ऊर्ध्व अधो अनुलोमन अर्थात ऊर्ध्व और अध दोनों अनुलोमन विड़ लवण द्वारा होता है। यह याद रखना। सटयादि चूर्ण नागरादि योग का वर्णन भी गुल्म रोगाधिकार में आया है। नागरादि योग के बारे में कहा गया है वात गुल्म उदावर्तम योनिसूल च नासेत मानी वात गुल्म उदावर्त योनिसूल का नाश करता है। सटयादि चूर्ण और गुटिका ये इति वाले योग नहीं है तथा नागरादि योग भी इति वाला योग नहीं है। लशून क्षीर का रोगाधिकार वात गुल्म उदावर्त ग्रत्सी विषम ज्वर है तथा हृदय रोग विद्रधि शोथ में भी इसे दिया जा सकता है। तेल पंचक का रोगाधिकार गुल्म है तथा इसमें 5 घटक द्रव्य हैं। इसका नाम तेल पंचक है परंतु इसमें ऐसा 5 तेल नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसे याद रखें। इसमें है तेल प्रसन्ना गोमूत्र आरनाल यवाग्रज अर्थात एरंड का तेल प्रसन्ना गोमूत्र कांजी तथा यवक्षार। वात गुल्म में शिलाजतु का प्रयोग भी निर्दिष्ट है। शिलाजतु का प्रयोग लघु पंचमूल से करना चाहिए। पंचमूली कसायन सक्षारण शिलाजतु वात गुल्मा तथा अर्थात वात गुल्म। बस्ती कर्म के बारे में कहा गया है बस्ती कर्मम परम विद्यात गुल्मघ्नम तद्वि मारुतम स्वस्थाने प्रथमम जीतवा सदो गुल्म उपहति अर्थात यह गुल्म को तुरंत नष्ट करता है, सद गुल्म नष्ट करता है। यह प्रश्न कई बारी प्रतियोगिता में आया हुआ है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है, इसलिए गुल्म में बार बार निरूह तथा अनुवासन का प्रयोग भी निर्दिष्ट है। वात गुल्म में नीलिनी का प्रयोग भी बताया गया है। नीलिनी चूर्ण संयुक्तम पूर्वोक्तम घृतम एवं वात गुल्मिना। नीलिनी घृत नीलिनियाद घृत का वर्णन भी गुल्म रोगाधिकार में किया गया है तथा यह पित्तज गुल्म में दिया जाता है। त्रायमाण घृत आगे आएगा, वह पित्त और रक्तज गुल्म में दिया जाता है। वातज गुल्म में
किस प्रकार के द्रवों से सिद्ध जल का पान करना चाहिए? बताया गया है पीने के लिए मंड और वरुणी अथवा धान्यक से सिद्ध जल हितकर होता है। धान्यक जल अग्नि की रक्षा, अग्नि की रक्षा का वर्णन गुल्म चिकित्सा में प्राप्त होता है। कहा गया है मंद अग्नि वर्धते गुल्मो दीप्त अग्नि प्रशाम्यति तस्मात् नाति सोहित्यम कुर्यात् नाति लंघनम। अर्थात यदि अग्नि कम होती है तो गुल्म बढ़ता है और यदि अग्नि प्रवृद्ध होती है तो गुल्म नष्ट होता है। इसलिए गुल्म में ना तो अधिक मात्रा में भोजन करना चाहिए और ना ही लंघन करना चाहिए। यह रेफरेंस कई बारी आया है। गुल्म में स्नेहन स्वेदन का निर्देश। सर्वत्रम गुल्म प्रथमम स्नेह स्वेद उत्पादिते या क्रिया क्रियते सिद्धम सा याति न विरुक्षिते। अर्थात सभी प्रकार के गुल्म में सबसे प्रथम स्नेहन और स्वेदन करना चाहिए। पित्तज गुल्म में की चिकित्सा, पित्तज गुल्म की चिकित्सा में बताया गया है विसर्ग अत्यायिकम बुद्धवा पित्त गुल्म उपचारे। अर्थात पित्तज गुल्म को अत्यायिक मानकर उसकी चिकित्सा की जानी। रोहिणियात घृत, रोहिणियात घृत का रोगाधिकार पित्तज गुल्म है। त्रायमाणादि घृत, त्रायमाणादि घृत का रोगाधिकार पित्त रक्तज गुल्म बताया गया है तथा इसे बताया गया है पित्त रक्त भवम गुल्मम विसर्पम पैतिकम ज्वरम हृदय रोग कामला कुष्ठम हन्याद एतद घृत उत्तम। अर्थात हृदय रोग कामला कुष्ठ में भी तथा विसर्प पैतिक ज्वर में भी इसे त्रायमाण घृत को दिया जा सकता है। आम्लक घृत, आम्लकाद घृत का रोगाधिकार पित्तज गुल्म है। द्राक्षाद घृत का रोगाधिकार पित्तज गुल्म है तथा यह सर्व पित्त विकार सभी पित्त विकार को पैतिक गुल्म में अभ्यंग का निर्देश। पैतिक गुल्म में दाह शांति के लिए चंदनादि तेल अथवा मुलेठी के क्वाथ और कल्क से पकाए हुए घृत से अभ्यंग करना चाहिए। बताया गया है दाह प्रशमन अभ्यंगो सर्पिसा पित्त गुल्मी नाम चंदनात् तेलेन तेलेन मधुकस्य वा। पित्त गुल्म में शीर बस्ती का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा पित्त गुल्म में कुछ पथ्य है साली चावल जांगल मांसरस दुग्ध तथा घृत का प्रयोग किया जा सकता है। तथा विदारी गंधादि से सड़ंग पानीय बनाने की विधि के अनुसार सिद्ध किया हुआ जल पित्त गुल्म में दिया जा सकता है। अग्नि की महत्व, गुल्म में अग्नि का बहुत ही विशेष स्थान है। कहा गया है संप्रकोपो दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि संस्था तस्मात् अग्नि सदा रक्षेद दानानि च वर्जित। अर्थात सभी दोषों की शांति प्रकोप का होना अग्नि के ऊपर आश्रित है, इसलिए जठराग्नि की सदा रक्षा करनी चाहिए और गुल्म होने के जो भी कारण हो उनका त्याग कर देना चाहिए। कफ गुल्म में शस्त्र कर्म का निर्देश आचार्य ने किया है। गुल्म में भेदन विन्याद गुल्म प्रमाणविद कहा गया है तथा विमार्ग आजपद आदर्श इनका प्रयोग करने का विधान है। कहा गया है विमार्ग आजपद तथा आदर्श, आदर्श अर्थात सीसा, इनमें से किसी एक यंत्र के द्वारा गुल्म का पीड़न करना चाहिए जिससे गुल्म के दोष बाहर निकल आए। इस प्रकार केवल एकमात्र गुल्म का ही मर्दन करे किंतु आंत्र और हृदय का स्पर्श ना करे। अर्थात शस्त्र कर्म करते समय विमार्ग आजपद और आदर्श का प्रयोग अर्थात शीशे का प्रयोग गुल्म के भेदन हेतु किया जाता है तथा शस्त्र कर्म करते समय ध्यान रखें कि हृदय तथा आंत्र का स्पर्श ना करें। कफज गुल्म में दशमूली घृत का वर्णन है तथा भल्लकाद घृत का भी वर्णन। क्षीर सटपल घृत का रोगाधिकार कफज गुल्म है। तिक्त सटपल घृत कुष्ठ में दिया जाता है। सटपल घृत राजयक्षमा में निर्दिष्ट है
तो क्षीर षट्पलघृत गुल्म में, तिक्त षट्पलघृत कुष्ठ में, षट्पलघृत राजक्षमा में बताया गया है। मिश्रक स्नेह, मिश्रक स्नेह जैसा कि नाम है स्नेह, लेकिन इसमें दो ही स्नेह है, एक अरंड तेल है तथा एक सर्पी है, और यह कफज गुल्म रोगाधिकार है इसका, और इसे योनिसूल में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। कफज गुल्म में विरेचनार्थ, कफज गुल्म में विरेचन हेतु वात गुल्म में जो नीलिनियाद आदि घृत बताया गया है वही घृत दुगनी मात्रा में लेनी चाहिए, तथा सुधा क्षीर द्रवे चूर्णे त्रिवृद्धाया सुभावितम कार्शिके मधुसर्पीभ्याम लीढ़वा साधु विरिच्य, अर्थात सफेद निशोथ के चूर्ण को सेहुंड के दूध में भली प्रकार भावना देकर एक कर्ष चूर्ण को मधु और घृत मिलाकर चाटने से विरेचन हो जाता है। दंती हरितकी, दंती हरितकी का रोगाधिकार गुल्म है तथा दंती हरितकी के बारे में बताया गया है। सुखम विरिच्यते स्निग्धो दोष प्रस्त अनामयम, अर्थात दंती हरितकी के सेवन से एक प्रस्त दोष अर्थात एक प्रस्त मल का सुखपूर्वक विरेचन होता है, तथा इसे गुल्म, शौतु, अर्श, पांडु रोग, अरोचक, हृदय रोग, ग्रहणी दोष, कामला, विषम ज्वर, कुष्ठ, प्लीहा, अनाह में भी दिया जा सकता है। इसके सेवन से कोई उपद्रव नहीं होता है, कहा गया है निरत्यय। तथा दंती हरितकी के प्रयोग में मांस रस से सना हुआ भात का भोजन देना चाहिए। मांस रस वगैरह कफज गुल्म में बस्ती का निर्देश भी किया गया है। कफज गुल्म में कुछ पथ्य हैं, कुलत्थ, मुद्गयूष, पिप्पली, नागर, शुष्क मूली, इंद्रव का यूष, बिल्व, वरुण, चिर बिल्व, इन सब का प्रयोग कफज गुल्म में पथ्य के रूप में किया जा सकता है। गुल्म के असाध्य होने के लक्षण, महावास्तु परिग्रह अर्थात जो बहुत बड़े स्थान पर, जिसमें बहुत बड़ा स्थान घेर लिया हो, कृतमूलम, शिरानद्धो, कुर्म इव उन्नत, अर्थात शिरा के जाल से व्याप्त हो तथा कछुए के समान उन्नत हो, ऐसा गुल्म असाध्य होता है। तथा दुर्बल, अरुचि, हरलास, कास, वमन, ज्वर, तृष्णा, तंद्रा, प्रतिशय से युक्त गुल्म भी असाध्य बताया। रक्तज गुल्म की चिकित्सा, रक्तज गुल्म की चिकित्सा में बताया गया है रोधिरस्य तु गुल्मस्य गर्भकाल व्यतिक्रमे तथा स्नेह विरेचन, अर्थात रक्तज गुल्म की चिकित्सा 10 मास के व्यतीत हो जाने के पास अर्थात गर्भकाल के व्यतिक्रम होने के पश्चात किया जाना चाहिए, तथा इसमें स्नेह विरेचन देना चाहिए। रक्त गुल्म में पलाशसार का प्रयोग निर्दिष्ट है। पलाशसार पात्रे द्वे द्वे पात्रे तेल सर्पिसा गुल्म शैथिल्य जननी पक्तवा मात्रा प्रयोजित, अर्थात पलाशसार 2 पात्र तथा 2 पात्र तिल तेल और गाय का घृत लेने से गुल्म शिथिल होता है, गुल्म शैथिल्य जननी। तथा क्षारेण युक्त पललम सुधा क्षीरण व पुनः, अर्थात योनि विशोधन करने के लिए यवक क्षार के साथ पलल या सेहुण के दूध के साथ पलल को योनि में रखना चाहिए। कटुक मत्स्य, अर्थात कटु द्रव्य अर्थात मरीच आदि और छोटी मछली से यवक क्षार और सेहुंड के रस से भावना देकर योनि में रखना चाहिए। वराह मत्स्य पित्त, अर्थात वराह अथवा मछली के पित्त से भावित कपड़े को भी योनि में रखना चाहिए, यह योनि विशोधन करते हैं। रक्तपित्त हरम क्षारम लेहन्याद मधु सर्पिसा, अर्थात रक्तपित्त नाशक क्षार को मधु और घी के साथ चाटने को देना चाहिए। तथा अदृश्यमाने रुधिरम स्याद गल्भ प्रभेदनम, अर्थात इन क्रियाओं के करने से रुधिर का स्राव ना दिखाई पड़े तो गुल्म की भेदन क्रिया अर्थात शस्त्रक्रम करना चाहिए।
रुधिर अति प्रवृत्ति हेतु रक्तपित्त हरी क्रिया, अर्थात रक्त की अधिक प्रवृत्ति होने से रक्तपित्त नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। तथा अति प्रवृत्ति रुधिरे सतिक्त अनुवासनम, और यदि रक्त की अधिक प्रवृत्ति है तो तिक्त द्रवों द्वारा सिद्ध अनुवासन बस्ती का निर्देश। वातक गुल्म में बृहण गुटिका का प्रयोग है। पित्तज गुल्म में आश्वासन करना चाहिए। कफज गुल्म में अरिष्ट तथा क्षार का प्रयोग निर्दिष्ट है। कफज गुल्म में क्षार अरिष्ट का प्रयोग है तथा रक्तज गुल्म में गर्भकाल व्यतिक्रम होने के बाद चिकित्सा करनी चाहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।